नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी का ऑनलाइन टेस्ट संख्या 8 है। यह 8वां टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑनलाइन का, और यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। यह जो भी प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। पूरी जो भी प्रश्न है वह सभी एनसीईआरटी के बेस पर ही आधारित है, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और एनसीईआरटी आप लोग जानते हैं यूपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह जो हमारा एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, यह हम विशेष रूप से खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर यह टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। तो जितने भी लोग इस समय वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। शेयर करने का जो भी माध्यम हो आपके पास, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, इस पर शेयर कर दीजिए ताकि मनोबल बढ़ता रहे। और जब 10 लोग आते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आप लोग को कुछ मटेरियल भी मिलते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनको भी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन उपायों में शामिल नहीं था? तो देखिए, 2500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब बुद्ध और महावीर के काल की बात हो रही है, मतलब महाजनपद काल की बात हो रही है। तो उस समय क्या स्थिति थी? तो देखिए, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, और धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय। तो देखिए, यह जो तीनों कार्य शुरू किए गए थे, यह तीनों कार्य महाजनपद काल में शुरू किए गए थे, 2500 ईसा पूर्व में, बुद्ध और महावीर के काल में। हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। उसके पहले जो हल का प्रयोग होता था वह लकड़ी का हल होता था, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हल से खेत जोते जाते थे, लेकिन वह हल लकड़ी का होता था, इसीलिए वह विलुप्त हो गया। बहुत जगह मिला नहीं लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के हल सड़ गल गए। तो धान की रोपाई भी सबसे पहले महाजनपद काल में होती थी। आज आप लोग देखते हैं धान की रोपनी होती है, लेकिन यह जो प्रक्रिया है इसके बहुत पहले की बात है कि धान को सिर्फ छींट दिया जाता था, रोपनी नहीं होती थी। यह महाजनपद काल से यह विशेषता आई कि धान को रोपा जाने लगा। फिर देखिए, सिंचाई के नए उपाय किए गए। तो यह जो तीनों बातें और महाजनपद काल के बारे में तीनों बातें सही हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है तो देखिए, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। बिल्कुल, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह बात सच है। दूसरा देखिएगा, गांव में रहने वाले स्वतंत्र व छोटे किसान को भूपति कहा जाता था। यह सही नहीं है। महाजनपद काल के बारे में बात हो रही है, 2500 ईसा पूर्व। आज का चैप्टर जो है महाजनपद काल पर आधारित है। तो देखिए, तो गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह सही है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र व छोटे किसान को भूपति कहा जाता था, मतलब वह किसान जिसकी अपनी जमीन होती थी और स्वतंत्र होता था और वह खेती करता था, तो उसे भूपति कहा जाता था। यह बात गलत है। देखिए, उसे भूपति नहीं, गृहपति कहा जाता था, गृहपति। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, विकल्प ए। स्वतंत्र व छोटे किसान को भूपति नहीं बल्कि गृहपति कहते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ से। तो संगम साहित्य जो है आपका तमिल से संबंधित है, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के और हाथी दांत का आयात होता था। देखिए, जो भरूच था वह बंदरगाह था, रोम से और भारत से व्यापार हुआ करता था। भरूच बंदरगाह मुख्य केंद्र के रूप में था, जहाँ से आयात या निर्यात होता था। तो यही आयात के बारे में बात कर रहा है कि आयात का मतलब भारत से जो भारत में जो चीज़ें मंगाई जाती थीं, आयात का मतलब, और निर्यात का मतलब अपने देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को ले जाया जाना, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के और हाथी दांत का आयात होता था। तो देखिए, बाकी चीज़ों का आयात होता था नहीं,
बाकी चीज़ों का आयात होता था, लेकिन हाथी दांत जो है उसमें भारत संपन्न था और हाथी दांत का भारत खुद निर्यात करता था। इसलिए कथन एक जो है वह गलत हो गया। दूसरा देखिए, हिमालय की जड़ी बूटियाँ कॉर्नेलियन, सूती कपड़ा व रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यह सही है। जड़ी बूटियाँ कॉर्नेलियन या सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, इत्र यहाँ से निर्यात होते थे। और यह जो सारी वस्तुएं हैं यह आयात होती थी, लेकिन हाथी दांत जो होता था वह आयात नहीं होता था, निर्यात होता था। इसलिए एक जो है गलत हो गया। इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल दो, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, विनिमय के साधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। और दूसरा क्या कह रहा है? विनिमय के लिए सिक्के के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो देखिए, संगम काल के बारे में बात कर रहा है, तो आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। यह बात गलत है। आहत सिक्के जो थे सबसे पुराने सिक्के थे, मतलब महाजनपद काल में आहत सिक्का बनाया जाने लगा। आहत का मतलब क्या होता है? आहत का मतलब होता है घाव। आप जानते हैं घाव, कष्ट। तो क्या होता था, धातु के जो सिक्के होते थे, धातु के गोल गोल जो टुकड़े होते थे, गोल या लंबा पतला कुछ भी समझ सकते हैं, उस पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था, गर्म लोहे से करके ठप्पा लगा दिया जाता था, जिसमें चित्र आदि होते थे। कभी जानवर के भी चित्र हुआ करते थे, कुछ भी चित्र हुआ करते थे, संकेत होते थे। तो उस पर ठप्पा लगाने के कारण, उस पर घाव देने के कारण उन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया। तो वह जो आहत सिक्के होते थे वो टीन के बने होते थे। यह बात गलत है। टीन के नहीं, सोने, चांदी और तांबे आदि के बने होते थे। तो यह बात गलत हो गया। दूसरा देखिए, विनिमय के लिए सिक्के के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो संगम काल में यह बात सच है कि संगम काल में जो विनिमय होता था, मतलब जो खरीदारी होती थी, वह सिक्कों के अलावा वस्तुओं से भी क्रय विक्रय होता था, वस्तु विनिमय होता था। तो ये दो जो है वह सही है। कौन सा कथन सही है? केवल दो, विकल्प बी। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। और सुबह 10 बजे और रात में 9:30 बजे आप बिल्कुल ऑनलाइन रहिए, देखा करिए। 6 देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। कथन ए, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह सही है। मथुरा 2500 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण क्या है? मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो देखिए, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, यह बात सच है। कारण मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, यह भी सच है। तो दोनों बातें जो हैं, दोनों बात सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? तो देखिए, जो कुषाण जो होते थे उनकी दो राजधानियां थीं। एक था पुरुषपुर और एक था मथुरा। पुरुषपुर का ही आधुनिक नाम पेशावर है। तो दो राजधानियां थीं। तो कुषाणों की दो राजधानियां थीं, तो पुरुषपुर और मथुरा। तो पुरुषपुर तो ऑप्शन में नहीं है, मथुरा है, विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, प्राचीन नगरीय शिल्प और कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखिए, विचार करिए। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों में ही पाए जाते थे। और दूसरा है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन सा कथन सही है, यही बताना है 1 और 2 में। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। यहाँ तक तो बातें सही हैं, लेकिन ये बोल रहा है उत्तरी काले चमकीले पात्र के विषय में कि ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों में पाए जाते थे। यह बात गलत है। ये जो उत्तरी काले चमकीले पात्र होते थे पूर्वोत्तर भाग में नहीं, उत्तरी भारत में पाए जाते थे, उत्तरी भारत में। तो यह जो है, यह पहला जो है गलत हो गया। दूसरा देखिए, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो बिल्कुल उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। 2 जो है वह सही है। कौन सा कथन सही है? केवल 2।
विकल्प बी। प्रश्न 9 देखिएगा, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्रेणियां संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होती थीं। यह बात गलत है। जो श्रेणियां होती थीं वो संयुक्त रूप से नहीं, अलग अलग संघ होता था। संघ का मतलब संगठन समझिए। तो शिल्पकारों का अलग संगठन होता था और व्यापारियों का अलग संगठन होता था। और शिल्पकारों के संगठन को भी श्रेणी बोला जाता था और व्यापारियों के भी संगठन को श्रेणी बोला जाता था। तो यहाँ बोल दे रहा है कि श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों व्यापारियों का संगठन थी, यह बात गलत है। दूसरा देखिएगा, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं और जहां लोग पैसे जमा करते थे, यह बात सच है, सही है। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं जहां लोग पैसे आदि जमा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। यह सभी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, तो परीक्षा होने तक लगातार इसको फॉलो करते रहिए आप लोग। प्रश्न 10 देखिएगा, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी में, कर्नाटक में। तो अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन जो है कहाँ स्थित है? तो यह पुदुचेरी में स्थित है, पुदुचेरी में। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में, पुदुचेरी में। अरिकामेडु का ही रोमन नाम पोडुका है। रोम के जो लोग थे वह अरिकामेडु को पोडुका नाम से जानते थे। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत या मलयालम? तो तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो वह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मी लिपि, विकल्प ए। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, विकल्प ए। प्रश्न 12 देखिएगा, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा या दरबारी कवियों द्वारा? तो जातक कथाओं का संकलन जो किया गया है वह बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विकल्प बी, विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको भी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।